Hey everyone, let's dive into Plant Kingdom, which is chapter number 3 of biology. Let's start. जो हमारे साइंटिस्ट आर.एच. व्हिटेकर थे, उन्होंने हमें दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसकी वजह से हमने अपने आसपास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। 5 किंगडम्स क्लासिफाई हुई, उसमें पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा एनिमेलिया जो हम सब हैं, और पांचवा था प्लांटी जो आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अब जो फंजाई है ना, उसके पास सेल वॉल है, बट इसकी सेल वॉल सेलुलोज की तो है ही नहीं, जो कि प्लांट्स की होती है, इसीलिए ये प्लांट किंगडम में अब नहीं आता। इसकी सेल वॉल किससे बनी है? इसकी सेल वॉल बनी है आपकी चाइटिन से। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनेरा की। अब ये क्यों प्लांट किंगडम में नहीं आता? इसके कुछ मेंबर्स के पास तो सेलुलोज की सेल वॉल भी है, बट ये क्या है ना, प्रोकैरियोटिक, मतलब इसमें न्यूक्लियर बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। और प्रोटिस्टा क्यों नहीं है? इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है, क्योंकि जो प्लांट किंगडम के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किसके होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बट प्रोटिस्टा कैसे है? यूनिसेलुलर है। और जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्यों नहीं आता प्लांट किंगडम में? क्योंकि जो ये है ये भी प्रोकैरियोटिक है, यानी कि इसमें जो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, और इसके सेल में ना न्यूक्लियर बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक है, इसीलिए ये भी प्लांट किंगडम में नहीं आता। चलिए फ्लैशबैक में जाते हैं और सारी क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं। जो पहली क्लासिफिकेशन सिस्टम थी वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम थी। इस सिस्टम में क्या होता था, जो साइंटिस्ट थे वो किसी भी प्लांट को देख के ही उसको डिवाइड करते थे, वो जीन्स में नहीं जाते थे, वो हैबिट के बेसिस पे डिवाइड कर देते। जैसे मतलब हैबिट का मतलब होता है स्ट्रक्चर कैसा है, साइज़ कैसा है, जिसके बेसिस पे हर्ब शर्ब ट्री में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया प्लांट्स को। हर्ब मतलब स्मॉल है और उसमें वुड नहीं है, वो नॉन वुडी है। अगर हम श्रब की बात करें तो वो हर्ब से तो बड़ा है लेकिन ट्री से छोटा है और ये वुडी होते हैं। और तीसरा जो है वो है जिससे हम सब फैमिलियर है, डैट इज ट्री। ट्री तो सबसे बड़ा है और वुडी तो ये होता ही है ना। अब हमने हैबिट के बेसिस पे क्लासिफाई वो कर देते थे कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या साइज़ है। दूसरा वो कलर के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर देते थे कि क्या कलर है किसी भी प्लांट का, उसके फूलों का क्या कलर है, इस सब चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते। तीसरा नंबर ऑफ लीव्स, कितने लीव्स हैं। चौथा क्या लीव्स का शेप है। लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम के कई डिसएडवांटेज भी थे। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक जैसे ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स को देखा और उन्हें डिफरेंट बोला, कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस के बेसिस पे, जैसे साइज़ हो गया, कलर हो गया, बिहेवियर हो गया। बल्कि वो जब जेनेटिकली स्टडी किए गए वो तो सेम निकले। तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं वो इनफ नहीं होती किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 2 बटरफ्लाई को देखा। एक बटरफ्लाई की विंग का कलर था ब्राइट, और जो दूसरी बटरफ्लाई उन्हें दिखी उसका कलर था थोड़ा सा डल। तो उन्होंने बोला कि ये तो भाई डिफरेंट है। बट जब उन्होंने उसे जेनेटिकली स्टडी किया तब वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे, उन्हें ये बात पता चली कि वो तो भाई सेम ही है ना। तो भाई कलर वलर क्यों चेंज हुआ उनका कलर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि मे बी वो अलग जगह पे रह रहे हो, वहाँ का टेम्परेचर अलग हो, बल्कि इस वजह से नहीं कि वो अलग स्पीसी के हैं। ठीक है, वो सेम स्पीसीज के थे क्योंकि उनका जीन सेम था, जेनेटिकली स्टडी की गई तो वो सेम। दूसरा ये है कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को सेम वेटेज मिल गई, इक्वल वेटेज, इक्वल इम्पोर्टेंस मिल गई। दूसरा डिसएडवांटेज ये था, लेकिन ये तो एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं था? क्योंकि जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो तो चेंज नहीं होती, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गए, रूट्स हो गए, ये तो चेंज हो जाते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। लाइक सनलाइट हो गया, आपका सॉइल हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, इस सब वजह की वजह से चेंज हो जाते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक साइंटिस्ट है, उसने 2 प्लांट्स को देखा। एक प्लांट
थोड़ा सा बड़ा हो रखा था, सनलाइट की तरफ था, क्योंकि उसको सनलाइट कम मिल रही थी। बल्कि एक प्लांट थोड़ा मुड़ा हुआ था क्योंकि उसको सनलाइट ज़्यादा मिल रही थी, जिससे उसको ज़्यादा ना मिले इसलिए वो मुड़ गया था। तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि वो अलग है, वो तो एक्चुअली में सेम थे, बट उस साइंटिस्ट को लगा कि वो सेम नहीं है। तो जब उसने जीन्स को देखा तब पता चला कि वो सेम है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर नॉट गुड। ओके, अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम 2 साइंटिस्ट ने दिया था और वो थे जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। आइए जानते हैं इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये बेस था नेचुरल एफिनिटीज, क्या है ऑर्गेनिज्म के बीच में, इस चीज़ के ऊपर ये बेस्ड था कि क्या जेनेटिक रिलेशनशिप है, क्या इनर सिमिलैरिटीज़ है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कि वो मतलब अंदर से कितने सिमिलर है, उस चीज़ के बेसिस पे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। अब एक्सटर्नल नहीं देखा जाता था, अब इंटरनल भी देखा जाता था, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब डिटेल स्ट्रक्चर एक सेल और टिश्यू का, जिससे हमें पता चले कि कैसे सेल अरेंज्ड है किसी भी प्लांट में। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और एम्ब्रियोलॉजी में कैसे एक एम्ब्रियो डेवलप होता है वो पढ़ते हैं। और आपका आता है फाइटोकेमिस्ट्री, इसमें ना हमें पता चलता है कि कैसे कौन से केमिकल्स एक प्लांट के अंदर हैं, ये फाइटोकेमिस्ट्री से पता चल जाता है। ठीक है, अब हमने इंटरनल चीज़ें भी पढ़ी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। जैसे एग्जाम्पल लेते एक व्हेल है जो कि फिश की तरह दिखता है लेकिन फिश नहीं है, क्योंकि ये एक मैमल है, मैमल वाली चीज़ें हैं इसमें। हमने इसको जब नेचुरली देखा, जब हमने जेनेटिकली देखा तो पता चला कि ये तो एक मैमल है, फिश नहीं है। यही है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम आएगा वो ये है जो हमने अभी करेंटली एक्सेप्ट किया, दैट इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है कि एक किसका कॉमन एंसेस्टर है वही ज़्यादा सेम होंगे, जिनका एंसेस्टर कॉमन होगा वो आपस में ज़्यादा सेम होंगे। जैसे ऑर्गेनिज्म 1 है वो 2 और 3 को बर्थ देता है और 2 4 5 6 को बर्थ देता है और 3 7 8 9 को बर्थ देता है। तो 4 7 से ज़्यादा सिमिलर होगा या 4 5 से ज़्यादा सिमिलर होगा? ऑब्वियसली 4 5 से ज़्यादा सिमिलर होगा, बिकॉज दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर 2। तो यही है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं फैमिली पैलिडी की हेल्प से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टाइगर, ओके, एंड कैट एंड लायन। They all belongs to a same family, that is Felidae, because they have a common ancestor and that ancestor can be look like a cat, right? This is phylogenetic classification. ये phylogenetic classification system पे ही डिवाइड किए गए हैं। ओके, इसके बाद आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इसमें ना नंबर दिए जाते हैं जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल 3/7 किसी को मिल गया, किसी को 7/7 मिल गया, ऐसे सेम है या नहीं है पता चल जाता है हमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की कि इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है हर एक कैरेक्टर। छोटे से छोटे कैरेक्टर को 1 नंबर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक कैरेक्टर को 1 नंबर मिलेगा। तो मतलब अगर सेम कैरेक्टर तो 1 नहीं है तो 0। और ये कैसे किया जाता है? कंप्यूटर्स की हेल्प से इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब उसके बाद जो आता है क्लासिफिकेशन वो है साइटोटैक्सोनॉमी। उसमें हम क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे। क्रोमोसोम नंबर मतलब कितने क्रोमोसोम्स हैं, स्ट्रक्चर कैसा शेप है, साइज है, बिहेवियर मतलब सेल डिवीजन के टाइम वो कैसे मायोसिस से डिवाइड होते हैं या मियोसिस से डिवाइड होते हैं। और उसके बाद आता है आपका कीमोटैक्सोनॉमी। इसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए कि ठीक है, यही है कीमोटैक्सोनॉमी। आई होप यू लाइक माई वीडियो and follow for more.